हेलो एवरीवन। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज की हेडिंग है नेचर ऑफ फ्रूट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की खासियत यह है कि इसको पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 50 से 60% क्वेश्चंस पढ़ करके ये समझ में आने लगते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। लगना या न लगना वो आगे आपकी प्रैक्टिस पर और उस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन पढ़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये समझ में आने लगता है कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसकी बात को कैसे समझना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समराइज़ करके हम यहाँ पर कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि नेचर ऑफ रूट्स ये जो है, ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट हुआ वहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ बहुत सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स के बाद से हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। जैसे डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट करते थे, b² माइनस 4ac। ये सारी बातें हम करने वाले नहीं हैं। ये नॉर्मली हम थोड़ी बहुत पहले की चीज़ें जो पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करके फिर हम अपने टॉपिक में आएंगे। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो सकता है क्योंकि पूरे नेचर को लेकर के समराइज़ करने की कोशिश की गई है। बाद में फिर इसके बाद हम लोकेशन ऑफ रूट पर भी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा ये लेंदी लंबा हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स वगैरह जेई में पूछे हुए भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि इन नेचर का करना क्या है पढ़ करके। तो फिलहाल हम थोड़ा बहुत पहले पुरानी बातों पे थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था, 10th में हम लोगों ने जनरल पढ़ रखा था कि d ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट, d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट या नॉट रियल रूट। इस तरह के चीज़ों को हम लोग पढ़ रखे हैं। बट ये सारी चीज़ें भी जो है ना, ये इनकम्प्लीट हैं क्योंकि ये सारी बातें कंडीशनल हैं। कंडीशन अगर हम नहीं समझेंगे तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। ये कह रहा है कि d पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट रियल होंगे, ये कह रहा है कि अगर दोनों रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये कह रहा है कि दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कभी भी एक रियल और एक इमेजिनरी नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो 3 कंडीशन दी गई है ये लगभग d के ऊपर सारी बात की गई। भाई d एक नंबर अगर है तो ये पर्टिकुलर 3 तरीके से अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है। या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो 0, या तो नेगेटिव। तो सारी बात तो हमने कर ही ली यहाँ पे तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। जरूर करता होगा। जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें x माइनस 2 और x प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एक रूट x इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक रूट रियल हो गया और एक रूट इमेजिनरी हो गया। तो आखिर ये जो स्टेटमेंट अपने सामने आता है ये किस तरीके के बातों पे आता है, तो इस पे भी हम लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत फोकस कर रखा है और बात इस पे हो चुकी है, जरूर हुई होगी, जानकारी भी होगी कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पे बात करने से पहले थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि ABC क्या है। जो कोफिशिएंट ABC है, यहाँ पर A को लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हम कहीं पर भी अगर लीडिंग कोफिशिएंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब A की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ पर ABC अगर रियल नंबर है, ABC अगर हमारा रियल नंबर है तो उस पोजीशन में वो सारी बातें हमारी सही होंगी कि D अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। तो ये सारी की सारी बातें, ये तीनों बातें ट्रू तभी हैं जब हमारा कोफिशिएंट रियल है। हमारा कोफिशिएंट अगर रियल नहीं होगा तो हम इस स्टेटमेंट को
100% ट्रू नहीं बोल पाएंगे। इसके एग्जिस्ट होने के लिए ये एक तरह से बोल सकते हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब कंडीशन फॉलो होगी कि ए बी सी कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी में से कोई भी अगर इमेजिनरी हो गया तब ये 100% ट्रू होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर डी हमारा पॉजिटिव हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो रूट क्या होगा। अगर हमारा डी पॉजिटिव हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हमारा रूट क्या होगा। तो इस तरीके की जनरल बातें हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं नेचर ऑफ रूट में, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर बात कुछ और होने जा रही है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स में ये सारी बातें इस वीडियो से पहले ये माना जा रहा है कि आप इन सारी बातों को पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमने बताया कि अगर पहले से जान भी रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब जो यहाँ पर हेडिंग है उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्लास 10th के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, उनका भी चैप्टर में क्लियरिटी आएगा। ओलंपियाड वगैरह के बच्चे भी देख सकते हैं, उनको भी यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करने में। और भी जनरल कंपटीशन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जेई के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हायर स्टडी में भी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको थियरी ऑफ इक्वेशन नाम का एक टॉपिक आता है बीटेक बीएससी में, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि बताने के बाद जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो हम भी जान रहे थे, बस सोचने की बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना है ध्यान से। एग्जाम्पल लेते रहेंगे बीच बीच में हम, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हमको एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। इस इक्वेशन में रूट्स रियल हैं, यानी डी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए बी सी को हम ऑलरेडी रियल लेके चल रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि ए बी सी अगर रियल है और डी पॉजिटिव है तो रूट रियल होंगे। ये तो नेचर हमको इतना स्टेटमेंट देख के समझ में आ गया कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स अब तो पक्का है कि रियल होंगे। रियल इक्वल भी हो सकते हैं, रियल डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने डी के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्टेटमेंट में लिख दिया। यहां पर ए बी सी को हमने ऑलरेडी रियल ले रखा है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ए बी सी रियल नहीं भी होता है तो उसके लिए अलग कहानी चलेगी, अभी हम लोग रियल लेके चल रहे हैं। अब यहां पर बात स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें पता है कि रियल है। अब स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है कि अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो जाता है। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, c अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। c अगर 0 हो जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 हो जाएगा और दूसरा -b/a हो जाएगा। कैसे पता चला? देखो भाई, अगर c 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और एक x की वैल्यू -b/a मिल जाएगी। यही हमने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा। सर ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हाँ छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट उठाते हैं, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 होगा और दूसरा रूट -b/a होगा। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक नहीं जनरल बात करो, किसी भी इक्वेशन का अगर एक कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है,
किसी भी इक्वेशन का, ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन है, क्यूबिक भी लेके चलते हैं, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, हम क्यूबिक ले लेते हैं और यहाँ पे बोल दें कि ये डी जीरो हो गया, तो अगर डी जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है कि इतने में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक रूट, तो फिर भी यहाँ पर जीरो ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी इक्वेशन का अगर कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है तो उस इक्वेशन का एक रूट डेफिनेटली जीरो हो जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरी बात, अगर मान लो बी जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए तो क्या होगा? बी जीरो हो जाए तो उस परिस्थिति में बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। अगर b जीरो हो जाए, b मतलब x का कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल हो जाएगा। जैसे देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो गया तो इक्वेशन यही बचेगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी बाई ए, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस सी बाई ए। बिल्कुल ये दिमाग पे जोर मत डालना कि रूट में निगेटिव आ गया, रूट में निगेटिव नहीं है। रूट में निगेटिव यहाँ पर दिखाई जरूर आपको दे रहा है, लेकिन ए और सी में से कोई निगेटिव भी हो सकता है। ऊपर हमने डी पॉजिटिव ऑलरेडी ले रखा है, डी अगर हमने पॉजिटिव ले रखा है तो रूट इमेजिनरी कभी नहीं आएंगे। अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है। माइनस सी बाई ए इज नॉट अ निगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि ए और सी के साइन के बारे में हमको पता नहीं है। ए और सी का साइन कैसा है, हो सकता है ये माइनस प्लस हो जाए ए और सी के साइन से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऊपर डी को पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए रूट तो रियल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, दोनों रूट अपोजिट साइन के हो गए, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों रूट का सेम हो गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बी मतलब x का कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा? उसके दोनों रूट इक्वल मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। करना क्या है? अब बात तो बिल्कुल छोटी सी है कि भाई b इज इक्वल टू जीरो। सर ये तो हमको समझ में ही आ रहा है, इसमें टेंशन क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है, IIT JEE का ही हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, IIT JEE का ही एक क्वेश्चन उठाते हैं वहाँ से, ताकि आप एक एग्जाम्पल हम यहाँ इसलिए करा रहे हैं ताकि आप इन बातों को ध्यान से समझें कि क्वेश्चन में क्या रहता है। क्वेश्चन में रहता है कि इफ़ बोथ द, JEE का ही क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू के माइनस वन बाई के प्लस वन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in sign and have real root, then find value of k। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है। मान लो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, ठीक है, बात ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे चल रहा है ये तो बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट जो चल रहा है ये तो बिल्कुल आसान है कि इसको पढ़ा सर b बराबर जीरो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई b अगर जीरो हो जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख रहा है सामने कि दोनों रूट मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और साइन अपोजिट होगा। बट इस तरह के जब क्वेश्चन अपने सामने आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कंडीशन कौन सी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है रूट का, साइन अपोजिट है, तो क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होगा?
तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार देखे रहेंगे, ये रटने वाले स्टेटमेंट नहीं है, रटने वाले नेचर नहीं है, समझने वाले हैं, और एक बार अगर समझ लोगे, हम यहाँ पे 5, 10, 11, 12, 15 जितना भी बताएं, वीडियो बहुत लंबा ना बनाने के लिए, उतने में ये सीमित नहीं हो जाएगा। इसको आपको चीज़ों को समझ करके हमारे 10, 12, 15 जो भी हमारे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में हम बात करेंगे, उनको समझ करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की आदत डालनी है, और क्वेश्चंस जो नए तरीके के आएंगे उनमें विचार करना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोचें। नॉर्मली अगर ये हम दूसरा स्टेटमेंट लिखने से पहले अगर ये क्वेश्चन दिए होते तो शायद आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरह समझ रहे होते। हो सकता है कुछ लोग पहले से जान रहे हों, डजेंट मैटर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो कि हो सकता है कि सर ने ये स्टेटमेंट नहीं बताया होता नंबर 2 और सीधे ये क्वेश्चन दे दिया होता, तो हम क्या इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचते जो ऊपर अब लिखा हुआ है, या कुछ और करने का प्रयास करते। अब अपने हाथ में क्या है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा कि यार मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट साइन है, यानी ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 0 कर देना है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल कायदे से अगर लिख लो, k+1 x² माइनस bk+1 x माइनस k-1 ax प्लस c k-1 इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक लाइन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इसको इधर और इसको लेफ्ट राइट साइड हमने चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और कायदे से लिखेंगे तो हो जाएगा k+1 x², माइनस भी अपना कॉमन दिख रहा है, और अंदर अपने पास बच गया bk+1 और प्लस ak-1 और x प्लस c k-1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे लिखा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट साइन है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है और साइन अगर अपोजिट है तो जाहिर सी बात है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो अपना 0 होना चाहिए, यानी ये वाला टर्म हमारा 0 होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट हमने एक बार देख रखा है तो, अदरवाइज हम क्या कर रहे होते वो आप अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि आप क्या कर रहे होते ये आप ही जानोगे। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर आपने ऊपर एक चीज और लिख रखी है कि रूट रियल भी होना चाहिए तब ये स्टेटमेंट सही होता है। तो भाई क्वेश्चन में ये भी तो दे रखा है कि हैव रियल रूट, यानी इसका रूट रियल है, पहले से ये दे दिया, तुमको चेक नहीं करना है, रूट रियल ऑलरेडी है। और रूट अगर रियल है तो ये स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट साइन तभी सही होगा जब b 0 होगा। और b 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि bk+1 प्लस ak-1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, bk प्लस ak इज इक्वल टू a-b, तो k इज इक्वल टू a-b अपॉन a+b। ये आपके k की वैल्यू आ गई। अभी बहुत सारा नेचर बचा हुआ है, यहाँ हमने एग्जाम्पल इसलिए करा दिया ताकि आप ये जो पढ़ रहे हो ना इसका करना क्या है, क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे ना, ये जो हम बता रहे हैं नेचर ऑफ रूट, तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा ये कौन सी बात है, ये तो हम भी समझ रहे हैं। तो समझ तो रहे हो, लेकिन उसको एग्जाम में क्वेश्चन के साथ आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी चाहिए। समझने वाली तो चीज़ ही है, कोई थियरी कोई डेरिवेशन थोड़ी यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, इसको एक जगह हम यहाँ पर इकट्ठा कर दे रहे हैं ताकि आप भी इस हिसाब से चीज़ों को सोच और समझ सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अगर मान लो b और c दोनों 0 हो जाए, b और c दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा सर?
भाई अगर बी और सी दोनों जीरो हो जाएगा तो अपना इक्वेशन कैसा बन जाएगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है, ए एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स विल बी जीरो, उसके दोनों रूट जीरो हो जाएंगे। तो कभी अगर किसी क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके उसके साथ इस तरीके का वेरिएबल के ए बी सी दे दे और आपसे बोले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट जीरो है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दोनों रूट जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट तभी जीरो होगा जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाए और एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अननोन की वैल्यू अगर निकालनी होगी, जैसे ऊपर के की वैल्यू निकालनी थी अननोन की, तो उस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपेंड करके और उसका कांस्टेंट टर्म भी जीरो कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो कर देंगे, जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगर मान लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, बहुत सारा भ्रम इस स्टेटमेंट में बना हुआ है और आगे हायर क्लास में जो लोग होंगे वो इसको काफ़ी बार यूज़ किए होंगे, बहुत जगह समस्याएं भी आई होंगी, अपना अपना स्टेटमेंट भी लोगों का होगा। अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे तमाम तरीके का कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा कि सर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं। हाँ सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा, सहमत हूँ मैं आपकी बात से पूरी तरह से, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी जीरो हो जाएगा और एक्स की वैल्यू माइनस सी बाई बी आ जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होकर के केवल एक रूट हमको दे दिया। बिल्कुल सही है। अब ए जीरो अगर हो गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ट्रैप हो जाइएगा कई जगहों पर। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का, हम हायर की भी बात कर रहे हैं, केवल क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। लीडिंग कोफिशिएंट हम पहले ही बोल चुके हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट होता है। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी इक्वेशन जीरो हो जाए तो नोट करने वाली बात है, देन वन रूट ऑफ दैट इक्वेशन विल बी इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये इस्तेमाल कहाँ होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ आपको जो मिलेगा वो एसिम्टोट वगैरह में मिलेगा। एसिम्टोट्स, अनंत स्पर्शी, कोई कर्व किसी लाइन के साथ इन्फिनिटी पे जा रहा है, जैसे मान लो कि कोई कर्व है, हम ये कर्व ले लेते हैं, इस कर्व को एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है, ये लाइन हमारी है मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस लाइन को हम ले लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। जनरली बात करेंगे क्योंकि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अपना मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। y बराबर एम एक्स प्लस सी मान लो कोई लाइन है और ये कोई y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है। अब ये लाइन इस कर्व के साथ क्या कर रही है, ये लाइन इस कर्व को तुम्हें दिख रहा है कि दो जगह काट रही है। पैराबोला मान के नहीं चल रहे हैं हम, ऐसे ही बस एक कर्व ड्रॉ कर दिया है, मत सोचना कि पैराबोला की बात हो रही है। y बराबर एफ एक्स एक कर्व है, y बराबर एम एक्स प्लस सी एक लाइन है। ये लाइन इस कर्व को मान लो कि क्या करेगी, अगर इस लाइन को इस कर्व के साथ तुम सॉल्व करते हो तो अगर इस कर्व को इस लाइन के साथ सॉल्व करते हो तो तुमको क्या मिलेगा, या तो तुम्हारा कर्व और लाइन जब सॉल्व होगा तो 2 पॉइंट देगा, जैसा यहाँ दिख रहा है कि लाइन और कर्व 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या हो सकता है कि तुमको एक ही वैल्यू मिले जो टच करती हुई जाए, हो सकता है कि लाइन यहाँ से जाए कोई वैल्यू ही ना मिले। एक कंडीशन और होती है कि कर्व लाइन के साथ इस तरीके से चल रहा हो,
यानी लाइन, ये लाइन हो गई और ये तुम्हारा कर्व हो गया। कर्व लाइन के साथ ऐसे पैरेलल इन्फिनिटी पे जा रहा हो तो इसको बोला जाता है कि ये लाइन और कर्व एक दूसरे को इनफाइनाइट पे जा करके कट या टच जो भी करेंगे। इनफाइनाइट पे कट या टच करने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि कट ही नहीं करेंगे। इसी कंडीशन को एसिम्पटोट बोला जाता है। कोई लाइन किसी कर्व के साथ इनफाइनाइट पे अगर जा रही है तो उसको बोलते हैं कि ये लाइन क्या है, एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट एक्चुअल में एक लाइन होता है। ये वाली जब कंडीशन होती है ना, जब एसिम्पटोट निकालना होता है कि लाइन कर्व को इनफाइनाइट पे कट या टच कर रही है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी आ रहा है। और यहां पर आपको इस स्टेटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम थोड़ा सा, हमने पहले ही बोल रखा है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम बड़े छोटे के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम थोड़ी सी बात करते हुए ही चलते हैं। हम चाह तो रहे थे कि न बताएं, लेकिन बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिनको भी समझ में आ जाए अच्छी बात है। हम जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक कर्व है, जो लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे, हाइपरबोला है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है। अगर हम इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, सी स्क्वायर 2mc(x) माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम्स mc(x) माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, दिख रहा है, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी। x की जो 2 वैल्यू मिलेगी तो वो ये बताएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ये लाइन, ये जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कब? जब x की 2 रियल वैल्यू मिलेगी, यानी इसका d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में लाइन कर्व को 2 जगह कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, d इज इक्वल टू 0 होता है तो लाइन कर्व को टच कर रही है, यानी टेंजेंट की कंडीशन इसको बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। d अगर लेस देन 0 होता है तो लाइन ने कर्व को न कट किया न टच किया। लेकिन आपको अगर हाइपरबोला पता होगा तो आपको हाइपरबोला में एक चीज़ और पता होगी कि हाइपरबोला में एसिम्पटोट भी होता है। ठीक है, हाइपरबोला में एसिम्पटोट भी होता है। एसिम्पटोट का मतलब कि हमारी जो लाइन है ना, हमारी जो लाइन है वो कर्व के साथ इनफाइनाइट पर जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन तीनों केसेस में से कौन सा केस एसिम्पटोट के लिए फुलफिल होगा? तो भाई यहाँ पर ना आपका ये कर्व और ये लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए। x की वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी? तो भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अब यहाँ पर आप फंस जाओगे कि x की वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी, तो उस कंडीशन में तुमको इस स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एसिम्पटोट का इक्वेशन जैसे यहाँ पर निकालना है तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एसिम्पटोट तभी होगा जब लाइन कर्व को बिना कहीं बीच में कट किए हुए सीधे इनफाइनाइट पे जाके कट या टच करे।
तो इनफाइनाइट पे कट या टच करे, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे ये स्टेटमेंट आएगा कि लाइन कर्व को इनफाइनाइट पे कट कर रही है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू है इनफाइनाइट होनी चाहिए। और किसी भी क्वाड्रेटिक में या किसी भी इक्वेशन के अंदर एक रूट इन्फिनिटी अगर है तो लीडिंग कोफिशिएंट उसका 0 होना चाहिए। ए की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे तुमको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और तुमको यहां से एम की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लाइन तो इसको कहीं कट नहीं कर रही है, फिर एक्स की एक वैल्यू माइनस सी बाई ए मिल रही है। नहीं, इस लाइन ने इस कर्व को बीच में कहीं और नहीं कट किया हुआ है, इस लाइन ने इस कर्व को सीधे जाकर इनफाइनाइट पे कट किया हुआ है। तो जब ए 0 हो जाएगा तो तुम्हारा इक्वेशन बचेगा क्या बच्चे? ए 0 हो जाएगा तो तुम्हारा इक्वेशन बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में भी तुमको एक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यू इनफाइनाइट पे मिल रही है, ये टच या कट जो भी कर रहा है इनफाइनाइट पे। तो अब इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, तो b इज इक्वल टू भी 0 होगा, और b इज इक्वल टू भी अगर 0 हो गया तो इसका भी रूट क्या हो गया? हमने अभी क्या बताया ऊपर कि किसी भी इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का अगर एक रूट इन्फिनिटी है तो a 0 होगा, फिर इतना बचा इसका भी रूट इन्फिनिटी ही होना चाहिए, तो यहां पर तुमको लीडिंग कोफिशिएंट फिर b 0 करना पड़ेगा। b 0 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? देखो b 0 कर दोगे तो तुमको मिलेगा b की वैल्यू देख लो कितनी है, माइनस 2a स्क्वायर एम सी बराबर 0, तो यहाँ पर तुमको c 0 मिल जाएगा। तो c भी 0 मिल गया और m की वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके जब इस लाइन में रखोगे तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर प्लस माइनस b बाई ए और x। c तो 0 है, ये लाइन जो आई ना यही लाइन इसकी और इसकी इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये लाइन है y बराबर b बाई ए एक्स, और ये लाइन है y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स। ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर आप ट्रैप हो जाइएगा। बोलने के लिए तो हम भी बोल देंगे कि ठीक है a 0 हो रहा है तो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक से लीनियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ गए। लेकिन a जब 0 होता है तो दिमाग में ये रखो, किसी भी इक्वेशन का जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में उसका एक रूट इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर याद रखोगे तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर बचोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके लाइफ में आगे हायर स्टडी में। जेई ने भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन को पूछ रखा है। टेंजेंट के इक्वेशन में सर्कल में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कभी अगर समय मिला तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर इसका इस स्टेटमेंट का ए इज इक्वल टू 0 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लो कि 4m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 2 प्लस 4m स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन आया और हमको एक दिख रहा है कि इस पॉइंट से 2 लाइन जा रही है, ठीक है, और हमसे बोला गया दोनों लाइन का स्लोप निकालो। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन यहाँ तक आ गया, हमने इस 4m स्क्वायर को काट दिया और m की वैल्यू माइनस 2/3 लिख दी और बोला कि भाई m की वैल्यू ये आ गई। लेकिन क्वेश्चन में तो इस पॉइंट से जाती हुई तुमको 2 लाइन दिख रही है। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि यार 2 लाइन इस पॉइंट से जा रही है और m की तो एक ही वैल्यू आ रही है। नहीं, ये गड़बड़ है। जब भी तुमको इस तरह से कटिंग करनी है ना स्लोप निकालते समय खास तौर से, तो यहाँ पर इसको आप इधर ले आओ। खास तौर से स्लोप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर स्लोप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ध्यान से सुनो, अगर स्लोप यानी m का तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो तो वैसी परिस्थिति में m स्क्वायर के कोफिशिएंट को या किसी भी हायर डिग्री के कोफिशिएंट को कट करने की कोशिश नहीं करना। करोगे क्या? इसको तुम इधर ले आओगे तो हो जाएगा 0m स्क्वायर माइनस 3m प्लस या माइनस जो भी इधर आकर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन आया। यहाँ से तुमको m की 2 वैल्यू मिली, एक मिलेगी माइनस 2/3 और एक मिलेगी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो गया। अब m इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ भाई? m इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल यानी इसका एक लाइन यहाँ से जो जा रहा है वो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरे वाले का स्लोप माइनस 2/3 है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छोटा सा एक पॉइंट था, इस पे काफ़ी हम लोगों ने समय बर्बाद किया लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो ध्यान रखिएगा, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 होने में जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं कि वो इक्वेशन
लीनियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, स्टेटमेंट देने के लिए सही है, बट क्वेश्चन में हम लोग इस स्टेटमेंट को देते देते ना क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इक्वेशन का अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो अपने दिमाग में रखिए कि उसका एक रूट इन्फिनिटी काउंट होगा, बाकी जो बच रहा है वो निकालो। लीनियर बन गया तो ठीक है, लीनियर का रूट निकल गया, बाकी दूसरा रूट कहाँ गया, तो दूसरा रूट इन्फिनिटी पे चला गया। बात समझ आई? इसी तरीके से पांचवा पॉइंट, अगर मान लो ए और बी दोनों 0 हो गया, तो अभी हमने ऊपर बात किया है कि ए और बी दोनों 0 हो गया तो बोथ रूट इन्फिनिटी, बोथ रूट्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था ए इज इक्वल टू 0, ये याद रखना, ए इज इक्वल टू 0 होने पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0 होने पर वन रूट ऑफ इक्वेशन इन्फिनिटी होगा और सेकेंड रूट तुम्हारा माइनस सी बाई बी होगा। और अगर ए और बी दोनों 0 हो जाता है, ए और बी दोनों 0 हो गया, तब तुम्हारे दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने ऊपर निकाला है भाई, इसमें यहाँ ये लाइन और ये कर्व दोनों रूट इसके इन्फिनिटी पे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कट कर रहा है, बीच में कहीं और तो कट करके इन्फिनिटी पे जा नहीं रहा है, तो दोनों रूट इन्फिनिटी हुए, इसलिए हमने ए और बी दोनों को 0 रखा। ए को 0 रख के देखो यहाँ पर एम की वैल्यू निकाली, और बी को 0 रख करके देखो हमने यहाँ पर सी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ये सब बातें, यही सब बातें आपको समझनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम रूट में देखोगे ए और बी अगर दोनों 0 होता हुआ है तो उसके दोनों रूट इन्फिनिटी कर देंगे, ए 0 हो रहा है तो एक रूट इन्फिनिटी कर देंगे। हाई डिग्री का कोई इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, मान लो ये 0 हो गया तो एक रूट इन्फिनिटी हो गया, ये भी 0 हो गया तो दूसरा रूट भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी 0 हो गया तो तीसरा रूट भी इन्फिनिटी हो गया। बात समझ रहे हो? अगर मान लो केवल ए 0 हुआ तो इसका क्वाड्रेटिक का 2 रूट मिलेगा और एक रूट इन्फिनिटी काउंट हो जाएगा। अगर केवल ये दोनों 0 हुए तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगा और इसके बाकी दोनों रूट 0 हो जाएंगे, बात इन्फिनिटी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब आगे बढ़ते हैं 6वें पॉइंट पे। अगर ए बी सी ये तीनों 0 हो जाए, सोचने वाली बात है, ए बी सी अगर तीनों 0 हो जाए, जैसे हम यहां पर बात को थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका रूट अगर अल्फा है तो क्या मतलब हुआ, अल्फा इसका रूट क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा इसलिए बना क्योंकि हम x के जगह अगर अल्फा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए अल्फा इसका रूट है। यानी जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तुम x के जगह 2 रख के देखो, ये 4 हो जाएगा, 6 10 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। x के जगह 3 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो 2 और 3 इसके रूट हैं क्योंकि 2 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस तरीके का इक्वेशन लिख दें, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, 0 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? x की वैल्यू बताओ। तो तुम बोलोगे कि सर x की कोई भी वैल्यू हम यहां लिख दें, सबको ये सेटिस्फाई करेगा। यानी इस परिस्थिति में यहां पर x के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगे, यानी इस परिस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स मोर देन 2 हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। अच्छी बात है, होते हैं, हम भी बोल रहे हैं, ग्राफिकली भी होते हैं, मैथमेटिकली भी होते हैं, सिद्धाचार से भी होते हैं, फैक्टराइजेशन से भी होते हैं, हर तरीके से होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी 0 हो जाए
तो उस परिस्थिति में यहां पर x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है? यहां पर x के जगह तुम जो वैल्यू रखोगे सब सेटिस्फाई करेगी यार। तो x के जगह कोई भी वैल्यू जब इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारी की वो x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो रूट कहलाएगी। तो यहाँ 2 3 4 5 1/2 √2 √3 -2 -3 -4 x के जगह तुम जो जी में आए जो मर्जी है वो रखो, सारी की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो इस कंडीशन में इसका रूट 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं ना, तो बच्चा कहता है ती तो होता ही नहीं है। मान लो कभी बोल दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके कि इसका रूट 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा इसके रूट्स हैं, 3 रूट हैं, 6 रूट हैं, 10 रूट हैं, इनफाइनाइटली मेनी रूट्स हैं। तो भैया हम तो यही बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट होता ही नहीं है, तो या तो क्वेश्चन गलत है या स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ दीज ऑप्शन में रहेगा तो वो मार के चले आएंगे। लेकिन आपको ध्यान में इन चीज़ों को बारीकी से रखना होगा। आप जेई के स्टूडेंट हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या हायर स्टडी में हो, तो थोड़ा सा आपको हट करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो रटा रटाया तोते वाला ज्ञान से कंपटीशन नहीं निकलता है। तोते के ज्ञान से आप स्कूल का बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो, डिग्री मिल सकती है कि मैट्रिक हो गए, इंटर हो गए, बीए हो गए, बीएससी हो गए, लेकिन जब तक आप मेमोरी अपनी नहीं इस्तेमाल करोगे कंपटीशन नहीं हो पाएगा। कंपटीशन में यही सब चीज़ों को ध्यान से जो बच्चा समझता है, जो करता है, उसका मार्क्स आता है, सेलेक्ट होता है। नहीं तो हम मेहनत करते रह जाते हैं, कहते हैं कि यार मेहनत तो हम खूब करते हैं, रिजल्ट होता ही नहीं है। मेहनत तो उससे ज़्यादा की, वो 6 घंटा पढ़ता था, हम 16 घंटा पढ़ते थे, उसका रिजल्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ। तोते वाली पढ़ाई पढ़ने से यही सब दिक्कत होगी। ए बी सी अगर बराबर होता है बच्चे, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन रह ही नहीं जाता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। और इस कंडीशन में हैव मोर देन 2 रूट्स, 2 से ज़्यादा रूट होते हैं। करना क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कहीं कहीं पे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे मान लो लिख दे कि इफ़ a² - 4x² प्लस a² - a 2x प्लस a² - 3a + 2 इज इक्वल टू 0 हैव मोर देन 2 रूट्स, देन a इक्वल्स टू, ऑप्शन में a दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 -2 0 नन ऑफ दीज। थोड़ा सा विचार करना कि अगर हमने ऊपर वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया होता तब तुम क्या करते। हर एग्जाम्पल से पहले ये जरूर सोचो भाई कि अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़े होते तब क्या करते। अगर हम ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़े होते तो अपने दिमाग में तुरंत आता कि यार मोर देन 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट, मजाक कर रहा है मेरे साथ, नन ऑफ दिस पे टिक लगाओ, बात ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत तरह तरह की बातें दिमाग में आ सकती थी। लेकिन किसी भी इक्वेशन को अगर उसके, याद रखना, किसी भी इक्वेशन को अगर उसके डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है, हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं। 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट, क्यूबिक है 3 रूट, बाई क्वाड्रेटिक है 4 रूट, लीनियर है 1 रूट। किसी भी इक्वेशन में अगर उसकी डिग्री से ज़्यादा नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो इक्वेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। और कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब बनता है जब उसके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी a की वो वैल्यू जो इसको भी 0 कर दे, इसको भी 0 कर दे और इसको भी 0 कर दे, वही आंसर है। तो a के जगह अगर तुम 2 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 - 4 0।
यहाँ रखोगे तो 4 और -2 -2 4, 4 - 4 0। यहाँ भी अगर 2 रखोगे तो हो जाएगा 4 + 2 6, 3 2 जा 6, ये भी 0। यानी a² - 4 बराबर 0 करोगे तो a की वैल्यू +-2 आएगी। a² - -2 अगर 0 करोगे तो a की वैल्यू 2 और -1 आएगी। और a² - 3a + 2 = 0 करोगे तो a की वैल्यू 2 और 1 आएगी। तो तुम देख रहे हो कि a की वैल्यू 2 लेने पर, a की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है। इसलिए a = 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारे इस इक्वेशन को आइडेंटिटी रिलेशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जब हमारा ये इक्वेशन आइडेंटिटी रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो रूट की संख्या उसके डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। 5 6 10 20 25 50 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनेटली मेनी रूट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की बातों को अगर समझे रहोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन उलझाना चाह ही रहा है तुमको, तुम उसके चक्कर में फंस भी जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट, अगर a + b + c 0 हो जाए, अगर कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए, याद रखना 1 रूट विल बी 1 एंड अदर c/a। सॉरी, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 होता है तो उसका एक रूट 1 हो जाता है और दूसरा रूट c/a हो जाता है। कैसे सर? देखते हैं कैसे। ax² + bx + c = 0 है। तुम अगर x के जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? a + b + c। भाई इसको अगर हम fx मान लें थोड़ी देर के लिए, x के जगह 1 रखें तो f1 की वैल्यू आएगी a + b + c, और a + b + c अगर 0 है मतलब f1 0 हो गया, और f1 अगर 0 हो गया मतलब x = 1 इसका रूट हो गया। और चूंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको पता है c/a होता है, एक रूट उसमें अगर 1 हो गया तो दूसरा रूट अपने आप c/a होगा, तो दूसरा रूट c/a हो गया। ठीक है। सॉरी। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट का सम 0 हो गया तो उस इक्वेशन के रूट्स की अगर बात करेगा तो एक रूट 1 ले लेंगे और दूसरा रूट c/a ले लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल इस पे भी ले लेते हैं, एग्जांपल से बातें अगर आसानी से समझ में आ जाए तो, इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन a - bx² + b - cx + c - a = 0 are real and equal, then a b c ऑप्शन है इन AP, इन GP, इन HP, नन। हम थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मात्र इसीलिए कराया जा रहा है कि स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल और इक्वल हैं। दोनों रूट रियल और इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है d = 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, d = 0 रखोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे काम करोगे। दूसरा, एक बच्चे ने ध्यान से देखा कि भाई इसका a b c जोड़ने पर 0 आ रहा है। देख लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है इसका मतलब एक रूट क्या हो गया इसका? 1।
और दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी माइनस ए बाई ए माइनस बी, ये दूसरा रूट हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 होगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तीनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। तीनों जोड़ने पे 0 आ रहा है तो एक रूट 1 हो गया और दूसरा रूट हमारा कितना हो गया, सी माइनस ए बाई ए माइनस बी। सी बाई ए हमने ऊपर बताया, यहाँ सी का काम सी माइनस ए कर रहा है और ए का काम ए माइनस बी कर रहा है। रूट रियल है और इक्वल है तो ये इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया तो सीधे तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए को इधर ले आओगे तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी का मतलब हो गया कि बी ए सी किस में हो गया, AP में हो गया। तुरंत अब तुमने इस पे टिक लगा दिया, ना डी का झंझट हुआ ना कुछ का झंझट हुआ। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर किसी भी इक्वेशन का ऐसा हो जिसको जोड़ने पर 0 आ रहा है तो उसका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट अपने आप सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारी बातें लिख दी, बट इसमें रूट भी पूछ सकता था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताओ, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताते तो फिर एक्स की वैल्यू लगाते, सिद्धाचार्य लगाते, क्या क्या करते। जबकि इसका रूट तुमको निकालना ही नहीं है, पता है एक रूट 1 है और एक रूट 1 है, दूसरा रूट सी बाई ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें पॉइंट पे। अगर a बराबर c हो जाए तो क्या होगा, देन बोथ रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर। थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालो, ये बातें तुम भी अपने से समझो। एक दूसरे के रूट रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, अरे तुम्हें पता है कि रूट का प्रोडक्ट 1 सी बाई ए होता है और सी और ए अगर इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के वैल्यू 1 आएगी, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 आ गया तो बीटा की वैल्यू 1 बाई अल्फा हो गई। तो एक रूट दूसरे रूट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वल है, याद रखना इक्वल, साइन के साथ इक्वल। साइन के साथ इक्वल मतलब ये नहीं कि सर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, सर इसका एक रूट, दोनों रूट रेसिप्रोकल है ना, फंस जाओगे। यहां साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, दोनों का साइन प्लस में हो गया। अब देखो, अब यहां पे बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या हैं, रेसिप्रोकल, यानी एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा होगा। ठीक है, इफ, अब थोड़ा साइन पे बात कर लेते हैं। इफ a ग्रेटर देन 0, सॉरी a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, ये भी जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन एक बार का। अगर a b c तीनों पॉजिटिव हो गए तो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। रूट होंगे तो नेगेटिव होंगे, नहीं होंगे तो नहीं। रूट होंगे कैसे, ये कहां पता चल रहा है, रूट होंगे बाबू, ये हमने ऊपर ही लिख दिया, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब रूट हैं, रियल रूट हैं। तो रियल रूट हैं तब की बात हो रही है, रूट होंगे नहीं तब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे। तो अगर हमारा a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 होगा तो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, दोनों पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे नेगेटिव दोनों रूट होंगे, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, बीच में प्लस का साइन भी लगा हुआ है। अब तुम यहाँ x के जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर तुम a b और c अगर पॉजिटिव है, x के जगह कोई भी पॉजिटिव अगर तुम रखोगे वैल्यू, तो क्या ये 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 आ ही नहीं सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका तुम ऐसे समझ सकते हो कि रूट का सम कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा, रूट का प्रोडक्ट आएगा c बाई ए, रूट का सम आएगा माइनस b बाई ए।
रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए है, तो सी और ए दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो सी और ए अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हारा पॉजिटिव आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर पॉजिटिव आया तो अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या अल्फ़ा बीटा दोनों निगेटिव होंगे। अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव होते तो जोड़ करके निगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये निगेटिव आया है, बी और ए दोनों जब पॉजिटिव हैं, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई। अब दोनों का सम निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर ए पॉजिटिव हो जाए, बी निगेटिव हो जाए, सी पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होगा, तब बोथ रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको भी समझ सकते हो मैथमेटिकली, कैसे भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऊपर हमने बताया सी बाई ए है, और सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है। अगर ए और सी का साइन सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो गया। फिर से अल्फ़ा बीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा बीटा अगर पॉजिटिव है तो या तो अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या अल्फ़ा बीटा दोनों निगेटिव होंगे। अब दोनों के सम पे आते हैं। दोनों का सम क्या है, तो भाई बी बाई ए का अपोजिट साइन होगा, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तो बी बाई ए निगेटिव और बाहर एक माइनस लगा है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो सम पॉजिटिव आ रहा है, सम पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों निगेटिव होंगे, तो जोड़कर पॉजिटिव तो नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये अपने कॉमन सेंस से समझते चले जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव हो जाए, सी निगेटिव हो जाए, यानी ए और सी का साइन अलग अलग हो, तो बोथ रूट्स हैव अपोजिट साइन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, ए और सी का साइन अगर अलग अलग है तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब इन दोनों में एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो दोनों रूट का साइन अपोजिट हो जाएगा। और देखो, अगर मान लो साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इक्वल हो और साइन ऑफ सी इक्वल ना हो, ठीक है, ए और बी का साइन सेम हो और सी अलग हो, तो ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव। और अगर साइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ सी, तो क्या होगा, तो ग्रेटर रूट पॉजिटिव इन साइन। ऊपर हमने पढ़ा ए और सी का साइन जब अलग होगा, हम इन तीनों को एक साथ समझा देते हैं। ए और सी का साइन अगर अलग अलग होगा तो ऐसी कंडीशन में दोनों रूट का साइन अपोजिट होगा, यानी एक रूट पॉजिटिव होगा दूसरा रूट निगेटिव होगा। यहां भी देख रहे हो साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी अलग अलग है, तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव होगा, लेकिन बी ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रूट निगेटिव होगा और कौन सा रूट पॉजिटिव होगा। तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो निगेटिव होगा, और जब बी और सी का साइन सेम होगा और ए का अलग होगा, यानी अगर मान लो ए बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है, या ए बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है, या ए पॉजिटिव है बी सी निगेटिव है, तो उस कंडीशन में आप और एग्जैक्ट जानकारी पाओगे कि ग्रेटर रूट पॉजिटिव है कि ग्रेटर रूट निगेटिव है। अगर ग्रेटर रूट निगेटिव है तो स्मॉलर वाला पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर रूट पॉजिटिव है तो स्मॉलर वाला निगेटिव हो गया। कैसे पता चला, जैसे देखो
हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आया और ये निगेटिव है, दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट में ए और सी का साइन अलग अलग है, तो भाई सी बाई ए तो निगेटिव हो गया। अब अगर हम प्लस की बात करें सम ऑफ रूट की, तो ये माइनस बी बाई ए होगा। ध्यान से समझना, हम पहले 12वें पे बात कर रहे हैं, 12th वाले पे, पहले 12 वाले स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, ये वाले पे 12 वाले स्टेटमेंट के हिसाब से इसका साइन क्या होगा? तुम 12 वाले में देख रहे हो ए और बी का साइन सेम है, तो ए और बी का साइन सेम है तो बी बाई ए पॉजिटिव हुआ। बी बाई ए पॉजिटिव हो गया तो बाहर निगेटिव आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा निगेटिव हो गया। अल्फा प्लस बीटा अगर निगेटिव आ रहा है मतलब इन दोनों को जोड़ करके निगेटिव आ रहा है। इन दोनों में एक क्वांटिटी पॉजिटिव और दूसरी क्वांटिटी निगेटिव है, ये ऊपर पता है क्योंकि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निगेटिव आया है, यानी कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अच्छा, दो संख्या को अगर हम जोड़ते हैं और साइन निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या कि जो बड़ा है उसी पे तो निगेटिव है। अगर हम 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, यानी बड़े वाले पे जो साइन लगा हुआ है वही साइन रिजल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमको निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमको अगर माइनस मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटी में जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो निगेटिव है। अच्छा, दोनों निगेटिव में भी निगेटिव आता है, लेकिन दोनों निगेटिव का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ये हमको पता है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो इसमें एक पक्का पॉजिटिव है और एक पक्का निगेटिव है। दोनों निगेटिव नहीं है, ये मत बोलना कि सर दोनों निगेटिव होगा तो भी तो निगेटिव ही आएगा। दोनों निगेटिव तो है ही नहीं है यहाँ पे, ये तो हमको पहले से पता है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो निगेटिव जो होगा उसी का साइन जो बड़ा होगा उसी का साइन निगेटिव होगा, वही हमने ऊपर लिखा है कि ग्रेटर रूट निगेटिव होंगे। और अगर हम 13वें पे बात करें, थोड़ा सा 13 पे बात करें, तो 13 में अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देख लो क्यों, क्योंकि बी और ए का साइन अलग अलग है। बी और ए का साइन अगर अलग अलग है तो ये दोनों खुद ही निगेटिव हो गए मिलकर, बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया। अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव आ गया, दो क्वांटिटी जोड़ करके पॉजिटिव आ रहा है और उन दोनों क्वांटिटी में एक क्वांटिटी पॉजिटिव और एक क्वांटिटी निगेटिव है, इसका मतलब बड़ी वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और छोटी वाली क्वांटिटी निगेटिव है। तो वही हमने लिख दिया कि ग्रेटर रूट कैसा है, पॉजिटिव, और स्मॉलर जाहिर सी बात है कि जब ग्रेटर पॉजिटिव है तो स्मॉलर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एग्जांपल यहाँ पे करा देते हैं लास्ट में, और भी इस तरीके के बहुत सारे नेचर हैं जिन पे बात होगी। इफ़ अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, रूट्स हैं ऑफ x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, एंड c 0 से छोटा है और b 0 से बड़ा है, तो हम ऑप्शन लिख रहे हैं 0 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 0 बीटा मॉड अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा 0, अल्फ़ा 0 मॉड अल्फ़ा बीटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सी निगेटिव, यानी ए और बी का साइन सेम है, साइन सेम है वैल्यू नहीं, और सी का साइन अलग है, यानी ए बी सेम सी अलग, यानी 12वां वाला। ठीक है, अब रूट हमको अल्फा बीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन करने लगोगे तो फिर ये नहीं होगा, ये ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही होगा अगर पढ़े रहोगे तो। हमको अब ये पता चल गया कि जो ग्रेटर रूट होगा ना वो निगेटिव होगा। अच्छा, अल्फा बीटा में निगेटिव कौन है, तुमको दिया हुआ है कि बीटा अल्फा से बड़ा है तो अल्फा ही निगेटिव होगा, अल्फा निगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो हमको पता है कि मॉड अल्फा बीटा से बड़ा होगा, बीटा पॉजिटिव है
लेकिन इसने ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ग्रेटर रूट जो होगा वो मैग्नीट्यूड में, जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसी पे माइनस का साइन लगा होगा, यानी जिसकी क्वांटिटी बड़ी होगी उस पर माइनस का साइन लगा होगा। तो अल्फा पर अगर माइनस का साइन लगा हुआ है, अल्फा निगेटिव है, ये तो पता ही चल रहा है ना कि अल्फा बीटा से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि अल्फा ही निगेटिव होगा, बीटा तो निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा है। तो अल्फा अगर निगेटिव है लेकिन उसकी मात्रा बड़ी है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा से बड़ा है। अब इतने से ही तुमको पता चल जाएगा कि अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा से बड़ा है, बीटा पॉजिटिव है, अल्फा निगेटिव है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। सीधा, कुछ नहीं किया हमने, केवल ऊपर वाला स्टेटमेंट हमने थोड़ा कंफर्म किया था, पहले से पता था हमको। तो इस तरह, ये भी आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आदमी पछड़े में पड़ जाता है कि करना क्या है यार, एबीसी दिया हुआ है, साइन कहाँ से पता करें। तो साइन नहीं पता करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है, सारी चीज़ें अपने आप क्वेश्चन में निकल के आएंगी। तो इस तरीके से आप और विचार करिएगा। आगे हम इस पर और भी बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल कराएंगे, लोकेशन ऑफ रूट पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस ढूंढिए, करिए। थैंक यू।